हाय गाइज। तो आखिरकार हमने सफलता पाई ली। तो पाठ की शुरुआत कर ही लेते हैं बिना रुके हुए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कोशिश करते करते। तो पाठ का जो नाम है अच्छे से याद हो गया होगा। पाठ का जो नाम है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। यहां से शब्द जो है वो देखेंगे कि दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला जो शब्द है वो है जैव। जैव का अर्थ होता है जीव। प्रक्रम का जो अर्थ होता है वो होता है प्रक्रिया, मतलब जीवों में होने वाली क्रिया। और जीवों में जो क्रिया होती है उसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहली है श्वसन क्रिया जो लगातार निरंतर चलती ही रहती है। इसके बाद आती है कि इससे पहले इसमें थोड़ा और लेते हैं कि श्वसन क्रिया में मानव O2 लेता है और वातावरण में O2 21% है। राइट। ये O2 पाचन क्रिया में सहायक होता है। पाचन, श्वसन हुआ, उसके पश्चात पाचन क्रिया होती है। इसके बाद संवहन क्रिया होती है। संवहन क्रिया में रक्त का निर्माण होता है और इस रक्त के निर्माण के पश्चात इसके परिवहन के लिए परिवहन क्रिया होती है। और इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप बाद में शरीर में कुछ अनावश्यक विषैले पदार्थों का निर्माण होता है। उसको निकालने के लिए एक क्रिया होती है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो मानव में कितनी क्रिया हो गई? 5। और ये पांचों क्रियाएं जो होती है वो प्रक्रम कहलाती है और ये जीवों में पाई जाती है। यहाँ पर लिखेंगे जीव, क्या ये लिखा हुआ है जीव। तो ये प्रक्रिया किसमें हो रही है? जीव में हो रही है। तो इस कारण से इन प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? वापस देखो, जैव का अर्थ होता है जीव, प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रिया अर्थात क्रियाएं, शरीर में होने वाली क्रियाएं। और शरीर में क्रिया कौन सी होती है? श्वसन, पाचन, संवहन, परिवहन और उत्सर्जन। और इन्हीं सभी पांचों प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। अर्थात ये प्रक्रिया है और जीवों में हो रही है तो उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। परिभाषा कैसे लिखोगे? जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया होती है, जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें श्वसन, पाचन, संवहन और परिवहन और उत्सर्जन की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें श्वसन, पाचन, संवहन, परिवहन और उत्सर्जन की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात सम्मिलित रूप से इन जैविक क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहा जाता है। अर्थात वह सभी प्रक्रम, स्टार्ट यहां से भी लेंगे कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे श्वसन, पाचन, संवहन, परिवहन और उत्सर्जन की क्रिया। हो गया ये टॉपिक। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें सबसे पहले आएगा सजीव और उसके पश्चात आएगा निर्जीव। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा देनी है आपको। अभी जो जैव प्रक्रम समझाया हमने या समझा हमने, अगर ये जैव प्रक्रम की क्रिया जिसमें पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सजीव। जिसमें नहीं पाई जाती उसको क्या बोलेंगे? निर्जीव।
निर्जीव की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है मृदा है, मिट्टी, जल, इसके अलावा पहाड़ ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं, वायु। तो मुख्य रूप से क्या हो गया, वायु, जल और मृदा। सजीवों की अगर बात की जाए तो पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव, मनुष्य, ये सारे के सारे क्या है, सजीव होते हैं। और पेड़ पौधे। तो परिभाषा सिंपल सी क्या हो गई, सजीव क्या होते हैं जिनमें जैविक क्रियाएं पाई जाती है, जैसे श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, संवहन है, परिवहन है, उत्सर्जन और ये सारे के सारे 5 क्रम आपको उसमें बताना है। निर्जीव में क्या है, डायरेक्टली बताना है कि जिसमें जैविक क्रियाएं नहीं पाई जाती, जैसे वायु, जल, मृदा, इनमें किसी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं नहीं पाई जाती। लेकिन सजीवों को इन सभी निर्जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहां से इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे यहां पे। जैव प्रक्रम हो गया अपना, कि जो जीव है इनको जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए, जीवों के अंदर जो जैविक क्रिया होती है वो जैविक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा कहां से मिलती है, और ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ता है, पोषण। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, पोषण की क्रिया क्या होती है, पोषण क्या होता है, और इस पोषण को कितने समूह में बांटा गया है, या पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सीधा सा बोलेंगे पोषण के लिए, और यहाँ पोषण के लिए क्या बोलेंगे, ये जो जीव होते हैं ये किसका यूज करते हैं, भोजन का। हम इसको क्या बोलेंगे, भोजन। और सबसे पहले इस भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करता है। कोई भी मनुष्य है वो भोजन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद इसको क्या करते हैं, पाचन क्रिया, पचाते हैं। और पाचन क्रिया के बाद में इसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व होता है उन पोषक तत्वों को अवशोषण करने का कार्य करता है, अवशोषण। और अवशोषण होने के पश्चात ये अवशोषित जो पोषक तत्व होते हैं ये हमें क्या करते हैं, अनुरक्षण, जिसको बोलेंगे अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब सुरक्षा। तो पोषण जीवों में जो है परिभाषा अगर हम देंगे तो पोषण क्या होता है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पहला पॉइंट हो गया कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। इसके पश्चात पाचन, और पाचन के बाद में अवशोषण क्रिया, और इस अवशोषण क्रिया के पश्चात अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोषण। तो लिखना क्या है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण के पश्चात अनुरक्षण का कार्य होता है, उसे पोषण कहा जाता है। राइट, यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। आ गया होगा समझ में। पोषण एक प्रक्रिया है और जिसमें जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पाचन क्रिया करता है, अवशोषण की क्रिया होती है इसमें, और साथ में अनुरक्षण का। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां पे। पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार, इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और एक जो है वो अपना भोजन स्वयं ना बना करके बने हुए भोजन पर आश्रित रहता है। जैसे यहां पर लेंगे स्वपोषी। मैंने देखा बंद हो गया तो एक बार ट्राई करते हैं, देख लेते हैं, टाइम खराब ना हो। पहला है स्वपोषी, दूसरा है
विषम कोशी, और इसका जो दूसरा नाम है वह है स्वकोशी, विषमकोशी, परजीवी। परपोषी बोलेंगे यहाँ पे, परपोषी। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वकोशी का। समझ में आया होगा कि पोषण के आधार पर, पोषण ग्रहण करने के आधार पर, भोजन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, स्वकोशी और विषमकोशी। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे स्वकोशी को। राइट, स्वकोशी। इसका दूसरा नाम लिखेंगे यहाँ पे उत्पादक, और उत्पादक का अर्थ होता है उत्पाद, किसी न किसी वस्तु का निर्माण करने वाला। ठीक है, तो ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, बनाते हैं, और जिसके लिए इसको एक क्रिया की आवश्यकता होती है, और ये क्रिया जो है किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और ये जो है पर्ण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करती है दिन के समय, और पर्ण में जो है पर्ण हरित इसकी मौजूदगी में। जैसे अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, और यहां पर ये बढ़ गया अपना डायग्राम। इसमें रंध्र दर्शाते हैं, यहां लिख देते हैं स्वकोशी, स्वकोशी जो पौधे होते हैं इसके जो उदाहरण है वह है हरे पेड़ पौधे, तो यहां पर परिभाषा बोलेंगे स्वकोशी पौधे, स्वकोशी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवों को स्वकोशी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, इसका उदाहरण क्या देना है? हरे पेड़ पौधे। वापस देख लो इसकी परिभाषा, स्वकोशी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे उदाहरण देना है आपको हरे पेड़ पौधे। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, स्वकोशी जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके जो है क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। अर्थात प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे पत्ती का। यहाँ पर सूर्य का बनाएंगे, और यहाँ पर रंध्र में जो है मुख्य सिरा, पार्श्व सिरा, और बीच में जो है छोटे छोटे रंध्र दर्शाएंगे। अब यहाँ पर रंध्रों के द्वारा बाहर की तरफ तीर का निशान लगा करके हम यहाँ पर O2 निष्कासित बताएंगे, और एक रंध्र में यहाँ पर CO2 ग्रहण करते हुए दर्शाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर प्रकाश की किरणें बताएंगे यहाँ पे प्रकाश किरण। और इसके बाद हम परिभाषा देंगे। इन पत्तियों में पर्णहरित है, तो यहाँ पर पर्णहरित को भी दर्शाएंगे, और फिर इसकी जो है परिभाषा देंगे। परिभाषा इस प्रकार से होगी कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है उस समय पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं बाह्य वातावरण से CO2 गैस ग्रहण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दर्शाना है? पत्तियों में पर्णहरित दर्शाना है, रंध्र के द्वारा CO2 गैस लेनी है, दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बतानी है।
तो सबसे पहले प्रकाश बताना है, पर्णहरित बताना है और रंध्र द्वारा CO2 गैस बतानी है। तो परिभाषा क्या दोगे? प्रकाश संश्लेषण वह भी क्रिया होती है जो दिन के समय होती है, पत्तियों के द्वारा होती है और पत्तियों के द्वारा बाह्य वातावरण से CO2 गैस ग्रहण की जाती है और पर्णहरित की मौजूदगी में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब इसको 2 या 3 तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की मौजूदगी में रंध्र द्वारा CO2 गैस ग्रहण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका जो रासायनिक समीकरण है वो दे सकते हो यहाँ पे, CO2 प्लस H2O। तो H2O से याद आया, किसी में एक चीज और ऐड करनी है, कुछ और लैंग्वेज जोड़नी है, वो है कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की मौजूदगी में रंध्र द्वारा बाह्य वातावरण से CO2 गैस ग्रहण की जाती है और जड़ों के द्वारा, मूल के द्वारा जल H2O जल ग्रहण किया जाता है और वो उसके पश्चात भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण विक्रिया। मतलब जड़ों के द्वारा वो जल और के साथ में खनिज लवणों का भी क्या करते हैं? अवशोषण। यहां पर तीर का निशान लगाएंगे, सूर्य का प्रकाश यहां पर लिखेंगे, पर्णहरित यहां पर लिखेंगे और इसके बाद यहां पर C6H12 O6 प्लस O2 प्लस ऊर्जा को ATP के रूप में यहां पे दर्शाएंगे। राइट, यहां पर कुछ मात्रा में जल भी बनता है और वो भाप के रूप में उड़ता है। यहां पर दर्शाएंगे H2O भाप के रूप में निष्कासित होता है। तो परिभाषा समझ में आई होगी, दोबारा से बोल देता हूं एक बार। प्रकाश संश्लेषण विक्रिया दिन के समय होने वाली ऐसी ही प्रक्रिया होती है या दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की मौजूदगी में, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की उपस्थिति में रंध्रों के द्वारा बाह्य वातावरण से CO2 गैस ग्रहण की जाती है और मूल के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये मुख्य रूप से पेड़ पौधों में पाई जाती है। आ गया होगा समझ में? ये इससे आगे चलते हैं, कितना टाइम नहीं है अपने पास में पूरी डिटेल से बताने के लिए क्योंकि एग्जाम पास में है। अब बात करेंगे जो अभी हमने पत्ती दर्शाई और इस पत्ती में जो रंध्र थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रंध्र की। पत्ती के अंदर रंध्र किसे कहते हैं? 1 नंबर का न्यूटन के क्वेश्चन आ सकता है। तो रंध्र क्या होते हैं? जो पर्ण होती है, पत्ती मतलब पर्ण की 2 सतह होती है, ऊपरी और निचली। तो अधर त्वचा में निचली जो त्वचा होती है, पत्तियों की निचली जो सतह होती है, नीचे की सतह, इस सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। रंध्र का जो कार्य होता है वो होता है कि बाह्य वातावरण से CO2 गैस ग्रहण करना, लेकिन इसका जो है कुछ नुकसान भी होता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस समय बहुत ज्यादा पानी उत्सर्जित हो जाता है भाप बन करके, तो ये इसकी क्या है? हानि है। नेक्स्ट लिखेंगे विषम कोशी। अगला चैप्टर हो गया, अगला चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है विषम कोशी। तो विषम का अर्थ यहां पर ये दे रखा है कि जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी न किसी तरीके से, जिसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, दूसरे जीवों पर, किसके लिए? भोजन के लिए। तो परिभाषा क्या हो गई? विषमपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं
जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जैसे इसका अगर उदाहरण ले यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पे मर्तजीवी है, परजीवी है, ये सारे इसके क्या है, इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बता सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पर शाकाहारी जीव है और ये शाकाहारी जीव जो है खुद स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करता, ये पेड़ पौधों के या उत्पाद पर निर्भर रहता है, तो ये जो शाकाहारी है यहाँ पर शाकाहारी, इसके अलावा मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीनों इसके क्या है, उदाहरण है। और तीनों के तीनों अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादों पर, किस पर, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं, निर्भर। तो शाकाहारी प्रत्यक्ष रूप से रहता है, जबकि मांसाहारी और सर्वाहारी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कैसे, अगर कोई पेड़ पौधा है, साग सब्जी है या किसी प्रकार का कोई पेड़ पौधे हैं, तो इसको जो है शाकाहारी जो जीव होते हैं वो आसानी से डायरेक्ट रूप में खा लेते हैं। लेकिन मांसाहारी इन शाकाहारी को जीवों को खाता है, तो शाकाहारी जो है उत्पाद को खाता है, तो मांसाहारी भी जो है किस पर निर्भर रहता है, उत्पाद पर। अगर उत्पाद होगा तो शाकाहारी होंगे, शाकाहारी होगा तो ही मांसाहारी को भोजन मिलता है। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पाद पर, राइट। और ये जो है ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद पर क्या होते हैं, निर्भर। तो विषमकोशी ऐसे जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। तो इसको, ये टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अगला है विषमकोशी जो होता है, इसके प्रकार की अगर बात की जाए तो अभी बताया हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जीव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भेड़, बकरी, गाय और भैंस। तो ऐसे जीव जो किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पाद पर। शाकाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए उत्पाद पर निर्भर करते हैं, जैसे भेड़, बकरी और गाय। मांसाहारी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मांसाहारी जो जीव होते हैं ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी मांसाहारी जीव है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। कुत्ता है, बिल्ली है और शेर है, भेड़िया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तीसरा, और वो है सर्वाहारी। ऐसे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को आहार के रूप में या भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी। यहाँ पर हम बात करेंगे मानव, इसका उदाहरण है सुअर। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, विषमकोशी के उदाहरण है। अगला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कोशी के जीव या जीवों की बात करेंगे, जीव के प्रकार की, और इस चैप्टर में है अमीबा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीव के प्रकार की, किसके आधार पर, यहाँ पर एक आधार लेंगे और आधार में जो है यहाँ पर लेंगे कोशिका, सेल, कोशिका। तो कोशिका के बारे में अच्छी तरह आपको मालूम होगा, 1 नंबर की न्यू टाइप में क्वेश्चन आता है कि कोशिका क्या होती है, जिसको सेल कहते हैं। इसकी खोज किसने की और कब की, तो जो मानव शरीर है, मानव शरीर या कोई भी शरीर हो, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है ये
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसको बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी और 1665 में की थी, 1665 में, राइट। तो यह चैप्टर इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे कोशिका के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट जो है यहाँ पे हम लेंगे एक कोशिकीय जीव, और इसके बाद नंबर 2 पे लेंगे बहु कोशिकीय जीव। तो यहां पर हम लेंगे एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जो जीव है वह है अमीबा। अमीबा का शरीर जो होता है अनियमित आकार का होता है। इसमें एक खाद्य रिक्तिका होती है, खाद्य रिक्तिका। इसके अंदर एक केंद्रक होता है और इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य पदार्थ भरा होता है। तो सबसे पहले इसकी संरचना लेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और इसका आकार अनियमित होता है, और इसके अंदर एक खाद्य रिक्तिका और एक केंद्रक पाया जाता है, और साथ में एक तरल पदार्थ भरा होता है। परिभाषा देंगे तो ये क्या है, परिभाषा में क्या बताओगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ये जल में पाया जाता है, अति सूक्ष्म कण के समान होता है ये, और इसका आकार अनियमित होता है। तो इसके अलावा अमीबा के अलावा पैरामीशियम भी होता है, यूलिना होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे इसकी कि अमीबा में भोजन ग्रहण करना, अर्थात इसको बोलेंगे पोषण। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, और हमें यह बताना है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अमीबा के डायग्राम बनाएंगे, इसके भोजन का डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर अमीबा का एक छोटा चित्र, इसके पास में जो है प्रवर्ध निकले हुए दूसरा चित्र, तीसरा जो है वो बिल्कुल पहले जैसा खाद्य रिक्तिका अंदर की ओर, केंद्रक, यहां पर भोजन को दर्शाओगे, यहां पर केंद्रक, और इसके अलावा खाद्य रिक्तिका। सबसे पहले बताएंगे कि अमीबा जो होती है या तो भोजन के नजदीक जाती है या भोजन इसके नजदीक आता है। तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है, और इस रासायनिक क्रिया के द्वारा इसके शरीर में कुछ ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं, उद्दीपन होते हैं, जिनके द्वारा इसके शरीर में अंगुलियों के समान प्रवर्ध उभरते हैं और भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं, और घेर के शरीर के अंदर भीतर प्रवेश कर लेते हैं और खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। और खाद्य रिक्तिका का जब निर्माण हो जाता है तो इसमें रासायनिक क्रिया वापस होती है, और इस रासायनिक क्रिया द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करके इस भोजन से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। शेष बचे हुए पदार्थ को शरीर से विस्फोटन विधि द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको तैयार करने हैं, राइट। वापस समझाता हूं, जैसे अमीबा के नजदीक भोजन आता है या भोजन के नजदीक अमीबा जाता है, तो इसके शरीर में रासायनिक क्रिया होती है, उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। इन उद्दीपनों के द्वारा इसके शरीर से अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकलते हैं। इन प्रवर्धों के द्वारा भोजन को चारों तरफ से ये घेर करके शरीर के भीतर ले लेता है। लेने के पश्चात खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं, और इस खाद्य रिक्तिका में जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, अपघटन की क्रिया होती है, और इसमें पोषक पदार्थों को अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष पदार्थों को
जो अनावश्यक विषैले होते हैं शरीर से विस्फोटन विधि द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे तुम्हें, वापस वहीं चलते हैं विषमपोषी में। अभी अमीमा में बताया था पोषण, अब यहां पर विषम पोषी में पोषण। तो यहां पर टॉपिक आएगा अपना मानव में पाचन। मानव में अगर पाचन की प्रक्रिया अगर समझाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम तैयार करेंगे। और डायग्राम जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पाचन की क्रिया। सबसे पहले कि ये लास्ट टॉपिक होगा अपना आज का, पाचन तंत्र। और ये पाचन तंत्र जो है दो अंगों से मिलकर बना होता है। पहला यहां पर लेंगे आहार नाल प्लस पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, राइट। ये दोनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र पाचन क्रिया में भाग लेने वाले आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का एक सम्मिलित रूप होता है, जिसके द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहां से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यहां मानव का एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा बनेगा, जिसको मैं हम हटा देते हैं एक बार, राइट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले मस्तिष्क, फिर नासाद्वार, मुख और ठोड़ी, राइट। इसके बाद यहां से नासापथ तैयार करेंगे और यहां से मुख गुहा और नासाद्वार का जो पथ है जिसमें श्लेष्मा झिल्ली और रोम और ग्रेसनी, ग्रासनाल और इसके बाद आमाशय, आमाशय और यहां पर लेंगे यकृत ग्रंथि और इसमें पित्ताशय ग्रंथि लेंगे। इसमें जठर ग्रंथि को दर्शाएंगे और इसके बाद यहां से अग्नाशय ग्रंथि को दर्शाएंगे यहां पे। और इसके बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद इसके अंदर छोटी आंत जो काफी लंबी होती है, इसको दर्शाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर नामांकित करेंगे बड़ी आंत, अंदर है छोटी आंत, यहां पर आमाशय, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, यहां पर अग्नाशय ग्रंथि, यहां पर ग्रासनाल, नासा द्वार
नासापत, मुख, मुख गुहा, ये चित्र तैयार है अपना डायग्राम। पाचन के प्रक्रिया को सभी अंगों समेत या सभी अंगों को दर्शाते हुए इनकी परिभाषा, इनके कार्य ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मुख से। मुख जो होता है, इसका मुख्य जो कार्य है वो है भोजन को अंतर्ग्रहण करना। तो यहां पर हम लिखेंगे भोजन और यहां लिखेंगे ग्रहण शॉर्ट में। कि मुख, पहले सबसे पहले हेडिंग डालोगे मुख की, मुख। तो मुख के द्वारा जो है वो कार्य क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। इसके बाद आता है मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मुख के पश्चात मुख गुहा होती है, और इस गुहा के अंदर दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है रासायनिक क्रिया, और रासायनिक क्रिया मुख में उपस्थित जो लार होते हैं, ये लार भोजन को लसलसा और मुलायम बनाते हैं, जिसको बोलस कहते हैं। और बोलस के रूप में भोजन को निगलना आसान होता है। इसमें एक न्यूटाइप का क्वेश्चन आएगा, और वो न्यूटाइप का क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो है टाइलिन। टाइलिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है, और लार भोजन को लसलसा और मुलायम बनाती है। और इसके अलावा एक यांत्रिक अभिक्रिया होती है, और इस यांत्रिक अभिक्रिया का मुख्य कार्य जो होता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। अर्थात भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य जो होता है वो दांतों के द्वारा होता है। तो दांत जो है यांत्रिक क्रिया करते हैं, और इस यांत्रिक क्रिया द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और बोलस के रूप में जो भोजन जो है आगे जो है वो जाता है ग्रेसनी में, और ग्रेसनी जो है वो मुख गुहा के अंतिम भाग से प्रारंभ होती है और ग्रास नाल में जाकर के समाप्त होती है। ये ग्रेसनी केवल माध्यम प्रदान करती है मुख गुहा से भोजन को ग्रास नाल तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद पश्चात ग्रास नाल होती है एक लंबी पतली नलिका के समान, जिसके द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के बाद यहाँ पाचन क्रिया होती है। तो अगला जो टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है, वो है आमाशय। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, और इस थैलीनुमा संरचना में भोजन 4 से 5 घंटे तक स्थिर रहता है, और इसके पश्चात इसमें पाचन क्रिया होता है। मतलब कि 4 से 5 घंटे तक ये भोजन इसमें पचता है। तो आमाशय की बात करेंगे। सबसे पहले आमाशय होता क्या है, कैसा होता है, इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो बताओगे कि आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैले के आकार की एक संरचना होती है जिसमें भोजन 2 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे तक स्थिर रहता है, और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस स्रावित करती है, और जिसमें HCl होता है। ये मोस्टली क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि द्वारा, ये जठर ग्रंथि आमाशय की सबसे अंदर की सतह पर एक अंगुलियों के समान प्रवर्ध होते हैं, और ये प्रवर्ध एक जठर ग्रंथि कहलाती है जो एक हार्मोन स्रावित करती है, और इस हार्मोन में सबसे ज्यादा अधिकता होती है HCl की। और HCl इस आमाशय में 3 कार्य करता है कि भोजन के साथ आए हुए अनावश्यक हानिकारक विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करती है। इसके अलावा निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करती है, और भोजन के माध्यम को अम्लीय करती है। आगे आते हैं इसमें, यह आमाशय का अंतिम भाग जो है, अंतिम भाग छोटी आंत में खुलता है, और ये छोटी आंत के अग्रभाग पर अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। यहां पर एक प्रश्न आता है कि शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, वो होती है यकृत। और इस यकृत में पीताशय ग्रंथि होती है जो पीतरस स्रावित करती है, और ये पीतरस एक प्रकार का हार्मोन है
जो वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण। और इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि पिताशय द्वारा पितरस स्रावित होता है और पितरस जो है वसा का पायसीकरण करता है। और पायसीकरण किसे कहते हैं कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्या कहलाता है, पाचन। और इस भोजन में से वसा को पचाना, अर्थात वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। तो पायसीकरण किसे कहते हैं कि पिताशय द्वारा पितरस स्रावित होता है और पितरस के द्वारा वसा का पाचन करना, वसा के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि यहां पर यकृत ग्रंथि के पश्चात एक अग्नाशय ग्रंथि और जुड़ी होती है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, ये ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावित ग्रंथि भी होती है और बहिःस्रावित ग्रंथि भी होती है, मतलब ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। और इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो आपको याद रखना है बीटा कोशिका, और बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये इंसुलिन की हार्मोन जो है इसका एक मुख्य उपयोग है, इंसुलिन की अगर कमी होती है शरीर में तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, देखिए, डायबिटीज, शुगर की बीमारी। अर्थात अगर किसी कारण से अग्नाशय ग्रंथि कम काम करती है या इसमें उपस्थित बीटा कोशिका कम काम करती है तो बीटा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन की कमी होती है। और इंसुलिन की कमी होने के कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और जिस कारण से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं शुगर या डायबिटीज, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्त बहता है और जिस कारण से भी मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद जो है भोजन जो है छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन क्रिया होती है छोटी आंत के अंतिम भाग में। और इसमें मुख्य रूप से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। इन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अन्य रूप में परिवर्तित करके अवशोषण करने का कार्य किया जाता है। और शेष बचा हुआ जो भोजन है बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत में केवल एक ही कार्य होता है और वो कार्य होता है जल का अवशोषण। इसके पश्चात, इस प्रक्रिया होने के पश्चात शेष मात्रा में बड़ी आंत में जल का अवशोषण होने के बाद में जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो अनावश्यक विषैला होता है जिसे उत्सर्जित अंगों द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 10 से 12, 13 या 15 क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। कोशिश तो की है, आगे देखते हैं। सोचा था बन नहीं पाएगा लेकिन हो गया, ठीक है। थैंक यू।